गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए आप डी और एफ ब्लॉक में ये आपका लेक्चर नंबर 2 हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ट्रांजिशन मेटल के बारे में, उसके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया। आज हम उसके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको एक एक करके बता रहे। आप ध्यान से इसको देखते चले और इसके क्वेश्चन पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करें। आज हमारा टॉपिक हो गया ट्रांजिशन मेटल में डेंसिटी के ट्रेंड के बारे में बताना। डेंसिटी का क्या होगा ये बताना है। फिर हमको ये बताना है जो ट्रांजिशन मेटल के जितने भी एलिमेंट है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते क्यों। फिर आपको ये जानना है जो ये ज़्यादातर मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक दिखाते क्यों। और ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हैं, ट्रांजिशन मेटल ऐसे हैं जो कलर्ड कंपाउंड का निर्माण करते, वो क्यों। इन 3-4 कारणों को आप लेक्चर नंबर 2 में सीखेंगे। आप ध्यान से एक एक करके देखें। फर्स्ट आप आइए, डेंसिटी के बारे में आपको जानना है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में, ट्रांजिशन मेटल के जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको ये बता कर दिया जो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, और जब आप लेफ्ट से राइट सीरीज में जाएंगे तो डेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता जाता और लास्ट में जाने के बाद डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो एक एक करके जरा इसकी केमिस्ट्री को आप चेक करें। जो ट्रांजिशन मेटल में डेंसिटी के वैल्यू का क्या ट्रेंड होता ये आपको जानना है। गौर करें, सबसे पहला टर्म में इसका नाम है, ये हो गया इसकी हाई डेंसिटी होती। तो याद होगा, सबको याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू घनत्व इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम आपको याद है, ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते उनका मास ज़्यादा होता क्योंकि उनकी एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर ही ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मास का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा ही होगा। और फिर आप ये जानते हैं जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आप क्लास 11 में पढ़े हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता जाता। इसका मतलब हो गया जो साइज है, याद कीजिए, जैसे ही वो डिक्रीज हो गया इसका मतलब हो गया इसका रेडियस डिक्रीज हो गया। और याद कीजिए रेडियस अगर डिक्रीज हो गया तो याद होगा 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू भी डिक्रीज हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसका मतलब मास का वैल्यू हाई होता, नंबर 1, और वॉल्यूम का जो वैल्यू होता वो लो होता। तो इसका मतलब मास ज़्यादा होने के कारण, वॉल्यूम कम होने के कारण डेंसिटी का मान बढ़ता चला जाता। तो एक सिंपल सा जवाब देना है, डी ब्लॉक के मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती क्यों। आप जवाब देंगे इसका मास का वैल्यू ज़्यादा होता, वॉल्यूम कम होता, इसलिए डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट आई, कहता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर डेंसिटी का क्या ट्रेंड होगा ये आपको सीखना है। तो गौर से देखें, जब आप पीरियड में डी ब्लॉक मेटल के सीरीज में जब आप लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाएंगे तो आप रेडियस वाले टॉपिक में इसको फिर से एक बार अच्छे से चेक करेंगे। लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज होता वो डिक्रीज होता जाता, डिक्रीज होता जाता। लास्ट में फिर आप जब जाएंगे डैश 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 तो आप ये पाएंगे साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता। ये हम रेडियस में इस चीज़ को और अच्छे से बता पाएंगे। जब आप स्कैंडियम से लेकर के आप जिंक तक जाते, पहली सीरीज में आप काम करें तो आप ये पाते हैं जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा, मास नंबर इंक्रीज हो रहा। इसका मतलब आप डेंसिटी की व्याख्या खुद से करें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आपका मास इंक्रीज कर रहा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, घट रहा। तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है अगर अंश न्यूमरेटर का मान बढ़ेगा और डिनोमिनेटर हर का मान अगर घटेगा तो संख्या का मान बढ़ेगा। इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर घनत्व का मान बढ़ता। आप कह सकते हैं
डेंसिटी का जो वैल्यू है लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होता, इसके इंक्रीज होने का कारण हो गया डेंसिटी इंक्रीज होता ड्यू टू इंक्रीज इन डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट द इंड। ये इंड का दिया गया, इंड में याद कीजिए रेडियस थोड़ा बढ़ जाता, इसलिए डेंसिटी का मान आपका घट जाता है। लास्ट में जिंक वाले में कॉपर का ये मान लगभग बराबर रहता है। तो यहां से आपके इस हिस्से का जवाब मिल गया। आगे जरा वैल्यू देख लें, वैल्यू नहीं रटना है, कभी याद नहीं करना, खाली इसको वेरीफाई करने के लिए हमने वैल्यू आपको दिया ताकि आप वेरीफाई कर लें। गौर करिए, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का डेंसिटी का वैल्यू है, याद कीजिए दिख रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, इंक्रीजेस, डेंसिटी बढ़ रहा, यहां पर डेंसिटी आपका बढ़ रहा, डेंसिटी इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, और ये बराबर हो रहा, लगभग बराबर, और ये तो छोटा हो रहा। इसका रीजन क्या है? इस जगह पे साइज का रीजन, यहां पर जो है लास्ट में आने के बाद जो साइज होता, क्योंकि एक तरफ तो मास बढ़ रहा, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो बढ़ा हुआ मास ये कहता जो भाई डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन आगे जाने पर आप देखेंगे साइज भी बढ़ रहा इसका। ये साइज वाले में सीरीज में जब साइज बताएंगे एटॉमिक और आयनिक रेडाई, तब ये पॉइंट और क्लियर होगा। तो साइज बढ़ रहा तो बोल रहा जो भाई डेंसिटी घटेगा, जितनी जिस अनुपात में इसमें इंक्रीज हो रहा उस अनुपात में वॉल्यूम भी बढ़ रहा, इसलिए बोल चुक लेनी देनी, ये दोनों वॉल्यूम बराबर, वैल्यू क्लोज आ गया। और अंत में साइज काफी ज्यादा बढ़ गया, तो वॉल्यूम मास की तुलना में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज कर गया। तो ये एक जनरल सा ट्रेंड सब लोग ध्यान में रखेंगे। दो नाम जरूर याद रखिए, ऑस्मियम और इरिडियम, दोनों की हाई डेंसिटी होती, इसमें भी इरिडियम की डेंसिटी का मान काफी ज्यादा होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आइए जो आपसे ये कहा जाता, जो ट्रांजिशन मेटल, जो संक्रमण धातु हैं, वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते क्यों? मतलब ज्यादातर अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में याद करें, यूपिक नेम लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, उसमें आप सेंट्रल मेटल को अगर गौर करेंगे तो आपका ज्यादातर सेंट्रल मेटल आयरन हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब मेटल आपको कोऑर्डिनेशन में ज्यादा दिखा होगा। इसका मतलब हो गया डी ब्लॉक के मैक्सिमम मेटल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ये हमने ट्रांजिशन मेटल के जनरल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया। अब आपको ये सोचना है ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते, इस बारे में आप ध्यान से पूरी बात देखें। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते, तो इनकी केमिस्ट्री को आप ऐसे समझें, जितने भी ट्रांजिशन मेटल और उसके जितने भी केटायंस होते हैं, आयंस होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पॉइंट को आपको एक एक करके गौर से देखना है। फर्स्ट आप इसके पूरे सीरीज पर आइए, पूरे वैल्यू पर आइए, एक एक करके गौर करिएगा। हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, याद कीजिए K4 FeCN का होल 6, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पढ़ा हुआ है कई बार कोऑर्डिनेशन में। इस जगह पर आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इज इक्वल टू +2। तो याद कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता था, थ्योरी होता था मेटल में दो प्रकार की वैलेंसी होगी, एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम सेकेंडरी। तो यहां पर ये आयरन याद कीजिए बीच में, अच्छी बात है। इसके चारों ओर से लीगेंड, ये हो गया साइनाइड 1, साइनाइड 2, साइनाइड 3, साइनाइड 4, साइनाइड 5 और साइनाइड 6। दीज आर लीगेंड। करता क्या था, ये लीगेंड मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में याद कीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां से थ्योरी मिला एक मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तब बनाएगा
जब उस मेटल का साइज छोटा होगा। क्यों? साइज छोटा होने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसके खुद के ऑर्बिटल में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा, उस इलेक्ट्रॉन को वो मजबूती से पकड़ पाएगा, होल्ड कर पाएगा। इसलिए मेटल का छोटा साइज होना अनिवार्य है। और आप जानते हैं जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आइए, इस पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। तो आपको याद होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उनका जो चार्ज होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देते जाइएगा। सेकेंड पॉइंट निकला, इसमें न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। दिस इज सेकेंड पॉइंट। फिर याद कीजिए हर सेंट्रल मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उस वैकेंट ऑर्बिटल में वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। तो यहां से आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया। जो डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते, क्यों? तो देना होगा डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते, जिसका कारण निम्नलिखित है। फॉलोइंग आर द रीजंस in by which we can explain that D block transition metal forms large number of complex compounds। वो कौन कौन सा? पहला देंगे स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल मेटल या ट्रांजिशन मेटल एटम और केटायन। सेकेंड देंगे हाई न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड देंगे प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल की उपस्थिति। और फोर्थ देंगे जो वो अपने खाली ऑर्बिटल में लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। बस इतने पॉइंट को आपको कवर करना। हाई न्यूक्लियर चार्ज, ट्रांजिशन मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसके कारण वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता, लोन पेयर ग्रहण करता। ये इसका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आइए, अब यहां पर कई बार मांगा जाता बच्चों से, जो आप ये बताएं किसी भी ट्रांजिशन मेटल के लिए ग्रुप नंबर कितना होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो याद रखिए वेरी इजी एग्जाम्पल। तब इसके थ्योरी पर चलते हैं। ये थ्योरी कहता है जो किसी भी एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख लें, वो नोबल गैस वाले स्टाइल में, और उसमें याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम डिनोट करते हैं NS, और पेनल्टीमेट इसके ठीक अंदर वाला कहलाता N-1D। अब मान लेते हैं इस पर अगर X इलेक्ट्रॉन है, इस पर अगर Y इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो याद रखिएगा इसी को हम नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा इसी को हम लोग नाम देंगे ग्रुप नंबर। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हर बच्चे के लिए, कभी भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डाल दिया, यहां पर दे दिया नोबल गैस, और अब आपसे कहा जा रहा है जो बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब तुरंत निकाल लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू X प्लस वाई, और उसी को नाम देंगे ग्रुप नंबर। जैसे स्कैंडियम में याद कीजिए 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 और ग्रुप नंबर भी 3। एकदम ध्यान दीजिएगा। फिर गौर करिए क्रोमियम, कन्फिग्रेशन ये मिला, पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 1 इज इक्वल टू 6 और ग्रुप नंबर भी 6। फिर आपका आ गया मैग्नीज, 5 + 2 इज इक्वल टू 7 और ग्रुप नंबर भी 7। तो यहां से एक थ्योरी आप गौर करेंगे, वेरी इजी एग्जांपल। तो डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट को आप ले लें, डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट को जब आप लेते हैं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको NS इलेक्ट्रॉन और उसमें ठीक अंदर का जो डी वाला इलेक्ट्रॉन होता, ठीक अंदर उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। मतलब NS
और n-1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर देंगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त होगा। और साथ साथ आप ये भी कह दीजिए जो इसके साथ आप ग्रुप नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। ग्रुप नंबर कितना होता, जैसे वेरी गुड क्वेश्चन, आपको कहा गया एक एलिमेंट है x, अच्छी बात है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया यहां पर आर्गन, फिर दे दिया 3d8 4s2। अब आपसे कह रहा बताइए इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखा करेंगे। ऑब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन आपको यहां से निकल कर सामने आता, इसको आप तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट आप आइए, अब यहां से आपसे ये पूछा गया जो किसी भी ट्रांजिशन मेटल के द्वारा ज्यादातर कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता, क्यों, आप व्याख्या करें। या ये क्वेश्चन हम टीचर ऐसे भी पूछ बैठे जो कुछ आयन बना के दे देंगे और हम आपसे ये पूछेंगे बताइए कौन कलर्ड होता। हमने आपसे पूछा बताइए कौन सा कलर्ड है, कौन सा रंगीन है, या हमने आपसे ये पूछ दिया जो बताइए कौन सा ऐसा है जो कलरलेस है। क्वेश्चन हमने आपको ये दे दिया, इसमें हमने आपको 4 ऑप्शन भी दे दिया ABCD, और यहां भी हमने ऑप्शन दे दिया ABCD। क्वेश्चन आपको देना है, तो इस जगह पे कलर्ड वाले के लिए आप ABCD जो 4 ऑप्शन दिया गया वो ये दिया गया, यहां दे दिया गया जिंक +2+, फिर यहां दे दिया गया स्कैंडियम 3+, फिर दे दिया गया यहां Cu+, फिर यहां दे दिया गया Fe3+, ऐसे ऑप्शन दिया गया। कलरलेस वाले एग्जाम्पल में आपको विकल्प दिया गया, मान लेते हैं यहां दे दिया गया कोबाल्ट 2+, फिर दे दिया गया क्रोमियम 3+, फिर आपको दे दिया गया निकेल 2+, फिर यहां पर दे दिया गया इज इक्वल टू Cu+। अब इस जगह पर जवाब देना है कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस। इस थ्योरी को कवर करने के लिए हम 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर जाना चाहेंगे। याद होगा कोऑर्डिनेशन में हम आपको पढ़ाए थे जो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल मेटल के 5d ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, वो ऑर्बिटल डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाएगा। लेकिन लिगेंड की उपस्थिति के कारण याद कीजिए डी के ये 5 ऑर्बिटल अलग अलग भागों में बंट जाते। ये हम ड्रॉ करके दे रहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल में रिवर्स होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आप याद करें ये अलग अलग भागों में बट गया। अगर थोड़ा सा आपका रिवीजन CFT का हो तो याद होगा इसका नाम होता था T2G ऑर्बिटल और इसका नाम होता था EG ऑर्बिटल। अब यहां पे थ्योरी कहता है जो अगर D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है, मतलब यहां पर आ गया D1, अगर विबग्योर का 7 कलर अगर इस सब्सटेंस पर गिरता है तो वो किसी न किसी कलर कंपोनेंट को, कलर को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप मार के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के इस लोअर से हायर एनर्जी के ट्रांसफर को हम लोग नाम देते DD ट्रांजिशन। तो DD ट्रांजिशन क्या हुआ, तो DD ट्रांजिशन वह घटना है जिसमें कम एनर्जी वाले d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हायर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल में होता है। अब गौर से देखें, अगर जिसमें d अधूरा हो, मतलब अगर D1 से लेकर D9 तक हो तो उसमें आराम से आपको DD ट्रांजिशन मिलेगा, आराम से DD ट्रांजिशन आपको प्राप्त होगा D9 तक हो। तो आपको यही चेक करना है जो कलर्ड है, इसका मतलब हो गया उसमें D1 से D9 अधूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि
इनकम्प्लीट होगा तभी तो एनर्जी से वो लोअर से हायर में जाएगा। याद होगा स्कूल विवग्योर का 7 कलर बैनी या पीनाला, विवग्योर का 7 कलर किसी ऑब्जेक्ट पर आकर अगर वो रिटर्न हो जाता है पूरा का पूरा तो वो ऑब्जेक्ट आपका हो गया व्हाइट, और अगर वो 7 का 7 कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हो गया ब्लैक। 7 कलर का कंपोनेंट आया और उसमें से कुछ कलर को वो एब्जॉर्ब करके बाकी को रिटर्न कर दे। वो एब्जॉर्ब क्यों करता? क्योंकि वो डी के इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में ट्रांसफर कर सके, स्प्लिटिंग के कारण, बंटने के कारण। इस काम में उसको एनर्जी चाहिए, वो किसी न किसी कलर कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो रिटर्न हुआ वो 7 का 7 कलर नहीं हुआ, इसलिए सब लोग याद रखेंगे इस घटना को ही हम लोग नाम देते डीडी ट्रांजिशन। हम टीचर रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी। याद कीजिए, हम एक एक करके इसका आंसर आपको बता रहे, जरा आप ध्यान से आंसर की तरफ देखें। जिंक 2+, तो गौर करिएगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा 3d10 4s2। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब 3d10। d10 का मतलब ही हो गया देयर इज dd ट्रांजिशन। d10 का मतलब देयर इज नो dd ट्रांजिशन, नहीं हो सकता। क्यों? नीचे भी पूरा भरा, ऊपर भी भरा, 7 कलर आया और 7 का 7 कलर वापस चला गया, इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2। स्कैंडियम 3+ का मतलब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा लॉस हो गया, पूरा लॉस हो गया। इसका मतलब क्या बचा? तो 3d0। 3d0 मतलब आप यहां पे आ जाइए, 3d0 पूरा का पूरा चेक कर लीजिए। ये आपका क्या मिला? 3d0। 3d0 का मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। विवग्योर का 7 कलर आया और 7 का 7 कलर वापस चला गया, क्योंकि उसके एनर्जी को गेन करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब यहां भी नो dd ट्रांजिशन, इसका मतलब ये भी कलरलेस होगा, ये भी कलरलेस। कॉपर का आइए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कीजिए 3d10 4s2 4s1 सॉरी। और Cu+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 का लॉस इसने कर दिया, 1 हटा दीजिए लॉस। इसका मतलब 3d10 d10 मतलब पूरा भरा हुआ। विवग्योर का 7 कलर आया और 7 का 7 वापस चला गया। क्यों? क्योंकि लोअर से ऊपर जाने के लिए जगह ही खाली नहीं है, मतलब नो dd ट्रांजिशन, ये भी कलर्ड नहीं होगा। आयरन के लिए याद कीजिए कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 +3 का मतलब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 का आप लॉस कर दीजिए। तो 3 लॉस करने के बाद याद कीजिए यहां पर कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3d5। d5 मतलब अधूरा, अधूरा मतलब हो गया नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए। 7 कलर में से किसी न किसी कलर को ले लेगा। तो आपको ये चीज भारी लगे तो एक मामूली बात याद रखना है, जिसमें d1 से लेकर d9 हो, याद रखिएगा वो कलर्ड होगा। और कारण पूछे क्यों, तो आप जवाब देंगे dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन के कारण वो चीजें क्या होंगी? कलर्ड होंगी। दूसरी तरफ आप इस हिस्से पर आइए, कलरलेस है तो आप चेक करेंगे उसमें मिलेगा 3d0 सॉरी d0 आप कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, कुछ भी हो सकता। 3d के बदले हम इसको ये ले लें, d0 मिलेगा या d10 मिलेगा, तो समझ जाइए वो आपका कलरलेस होगा। सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, आपका आंसर ये प्राप्त होगा। सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है और ये जितना भी होगा ये सब आपको कलर्ड मिलेगा। तो यहां से 1 मार्क्स रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते क्यों? तो ज्यादातर डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में आप देखेंगे डी इनकम्प्लीट होता, जिसके कारण उसमें dd ट्रांजिशन की घटना होती है, जिसके कारण वो कलर्ड होता है। और जिसमें d0 या d10 मिलता, समझ जाइए वो आपका कलरलेस होगा, क्योंकि उसका विवग्योर का 7 कलर वापस चला जाता। ये कलर की इसकी केमिस्ट्री हो गई। आप एक एक करके चेक करते जाएं। जितनी बातें हैं CFT में कहा गया, जो d के ऑर्बिटल अलग अलग भाग में स्प्लिट कर जाते,
T2G इजी। और जब लोअर एनर्जी से डी के इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी में ट्रांसफर लेते तो इस घटना को हम लोग डी ट्रांजिशन बोलते हैं। और जब विबग्योर का 7 कलर इस पर आता है तो कोई ना कोई कलर एब्जॉर्ब हो जाता, यही कहलाएगा आपको डी ट्रांजिशन। फिर नेक्स्ट आइए एक टुकड़ा, डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते। क्यों? क्लास 11 में हम आपको कई बार पढ़ा चुके, जिसमें अधूरा इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो सब के सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। क्यों पैरामैग्नेटिक होते हैं? तो याद रखिएगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, जिसके कारण जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज़्यादा होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको कम मिलेगा। जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो डाईमैग्नेटिक। यहाँ से हम टीचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे वीवीआई। हमने 4 आयन बना के दिया, आपसे पूछा बताइए, ये पूरा क्वेश्चन आप ध्यान देंगे मैग्नेटिक बिहेवियर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें हमने जैसे ये आप इसमें क्वेश्चन ये लेंगे कौन सा पैरामैग्नेटिक होता, तो याद रखिएगा इसका थ्योरी बहुत आसान है, बहुत आराम से आप इसके थ्योरी का काम कर सकते। पैरामैग्नेटिक कौन होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर हम कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 में आप काफी लंबा चौड़ा पढ़ चुके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। फिर कई बार ये पूछा जाएगा बताइए किसी का मैग्नेटिक मोमेंट का मान किसका मैक्सिमम होगा? मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू किसका मैक्सिमम होगा? ये हम 11 में ही पढ़ा दिए थे, याद होगा। रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2bm बोर मैग्नेटॉन। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बैठा दीजिएगा वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड दिख जाए, समझ जाइए उसके मैग्नेटिक मोमेंट का मान ज्यादा। मतलब अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो समझ जाइए n का वैल्यू 1 हुआ। D2 है तो n का वैल्यू 2 हुआ। D3 है n का वैल्यू 3 हुआ। D4 है n का वैल्यू 4 हुआ। D5 है n का वैल्यू 5 हुआ। D6 है n का वैल्यू 1 2 3 4, ये पेयर्ड हो गया। D7 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, D8 है 2, D9 है 1, D10 0। इसका मतलब यहां से आप पूरा निकाल सकते। और जिसमें D0 हो जाए या D10 हो जाए, याद कीजिए वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा? डाईमैग्नेटिक। तो आप अलर्ट रहेंगे। जिसमें D1 से लेकर 9 हो गया वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। और एक याद रखने के लिए सब लोग ध्यान देंगे, जो पैरामैग्नेटिक है वही कलर्ड है और जो डाईमैग्नेटिक है वो कलरलेस। तो इससे आप ऑब्जेक्टिव का ये प्रश्न क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, किसमें मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा? इन प्रश्नों का जवाब आप आराम से दे पाएंगे। इजी क्वेश्चन है, ध्यान देते चलेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके थे। ये आपका डी और एफ ब्लॉक का आपका लेक्चर नंबर 2, क्लास नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। लेक्चर थोड़ा जल्दी जल्दी देते जाएंगे। पूरा रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो ये टॉपिक आपके पूरे नियंत्रण में होगा। थैंक यू वेरी मच।